नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं एक बहुत ही तेज सफर पर, प्राचीन भारत के हजारों सालों के इतिहास में। हम शुरू करेंगे बिल्कुल पहले इंसानों से और पहुंचेंगे महान साम्राज्यों तक। हाँ बिल्कुल। हजारों साल का इतिहास बस कुछ ही मिनटों में सुनने में तो मुश्किल लगता है ना? लेकिन यही तो चैलेंज है। तो तैयार हो जाइए एक फटाफट जबरदस्त रिवीजन के लिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ये है हमारा रोड मैप। हम सफर शुरू करेंगे प्रागैतिहासिक युग से, फिर देखेंगे सिंधु घाटी की कमाल की अर्बन प्लानिंग, उसके बाद वैदिक काल के विचारों को समझेंगे और फिर महाजनपदों मतलब महान राज्यों से होते हुए मौर्य और दक्षिणी साम्राज्यों तक का सफर तय करेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है एकदम शुरुआत से, उस वक्त से जब पहली बस्तियां बस रही थीं और भारत की पहली महान सभ्यता, आप कह सकते हैं, जन्म ले रही थी। अब जरा इन दोनों को देखिए। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है शहरी ट्रेड फोकस्ड सिंधु घाटी सभ्यता, जिनकी स्क्रिप्ट आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, एक रहस्य है। और दूसरी तरफ है ग्रामीण पास्टोरल वैदिक समाज, जिन्होंने हमें वेद और संस्कृत भाषा दी। इससे पता चलता है कि प्राचीन भारत में कितने बड़े बदलाव आए। और जरा देखिए कि उनकी अर्बन कल्चर कितनी एडवांस थी। मोहनजोदाड़ो का ग्रेट बाथ सोचिए, या चन्हूदड़ों में मिली लिपस्टिक। जी हाँ, लिपस्टिक। ये सारी खोजें एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और वेल ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी की तस्वीर हमारे सामने रखती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे दौर में जहां विचारों की क्रांति हो रही थी। यहीं पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे नए दर्शन सामने आए और साथ ही छोटे छोटे इलाके मिलकर महाजनपद यानी बड़े बड़े राज्यों में बदल रहे थे। जैन धर्म का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है कैवल्य। ये अल्टीमेट गोल है, मतलब सुप्रीम नॉलेज की वो अवस्था जहां आत्मा जन्म मृत्यु के साइकिल से, सारे बंधनों से आजाद हो जाती है। महावीर स्वामी के बाद क्या हुआ कि एक बड़ा अकाल पड़ा, जिसके बाद जैन धर्म दो मेन ब्रांचेस में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। और ये टेबल देखिए, इनके बीच के जो मेन फिलॉसफिकल डिफरेंसेस हैं वो साफ साफ दिखते हैं। खास तौर पर महिलाओं के मोक्ष को लेकर इनके विचार कितने अलग हैं। और बौद्ध धर्म में ये पल, ये मोमेंट सब कुछ बदल देने वाला था। धर्म चक्र प्रवर्तन, ये सिर्फ एक सरमन नहीं था, ये एक आइडिया को मोशन में सेट करना था। एक ऐसे पहिए को घुमाना था जो बुद्ध ने शुरू किया और वो आज भी पूरी दुनिया में घूम रहा है। बौद्ध धर्म का पूरा सार, उसकी नींव इन्हीं 4 आर्य सत्यों में है। देखिए कितना लॉजिकल है। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, उस दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा, उस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, उसे खत्म करने का एक रास्ता भी है। ये लाइफ की प्रॉब्लम्स का एक बहुत ही प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है। तो अब छोटे छोटे राज्यों और नए नए दर्शनों से हम आगे बढ़ते हैं भारत के पहले महान साम्राज्य की तरफ, मौर्य साम्राज्य। पहली बार लगभग पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक झंडे के नीचे लाया गया। कहते हैं ना, हर बड़े साम्राज्य के पीछे एक जबरदस्त कहानी होती है। तो यहां की कहानी थी चंद्रगुप्त मौर्य के पराक्रम और उनके गुरु चाणक्य की ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी की। इन दोनों ने मिलकर नंद वंश को उखाड़ फेंका और एक नए युग की, एक नए एम्पायर की नींव रखी। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 99। ये एक शॉकिंग फिगर है ना? बौद्ध ग्रंथों के मुताबिक अशोक ने सिंहासन पाने के लिए अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। इससे पता चलता है कि वो शुरुआत में कितने निर्दयी थे, और यही बात उनके बाद के ट्रांसफॉर्मेशन को और भी ज्यादा ड्रामेटिक बना देती है। और फिर आया वो टर्निंग पॉइंट, 261 BCE, कलिंग युद्ध। उस जंग में जो खून खराबा हुआ, उसने अशोक को अंदर से हिला के रख दिया, हमेशा के लिए बदल दिया। एक कॉन्करर से वो शांति और अहिंसा के दूत बन गए, और इसी बदलाव ने बौद्ध धर्म को भारत से बाहर पूरे एशिया में फैलने का रास्ता दिया। और देखिए मौर्य काल का आज से कितना सीधा कनेक्शन है। सारनाथ में अशोक का बनवाया हुआ वही लायन कैपिटल, जिसमें 4 शेर हैं, जो उनकी शांति के संदेश का प्रतीक था, वही आज हमारे भारत का नेशनल एम्ब्लेम है। अब मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में एक तरह का पावर वैक्यूम बन गया। एक नया दौर शुरू हुआ। इस खालीपन को भरने के लिए विदेशी ताकतें आईं और साथ ही देश के अलग अलग हिस्सों में ताकतवर रीजनल डायनेस्टीज उभरकर सामने आईं। अच्छा, इस दौर को समझने के लिए ये सीक्वेंस याद रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आए इंडो ग्रीक्स, फिर शाकाज, उनके बाद पार्थियंस और फिर कुशान्स। और ये सिर्फ हमले नहीं थे, ये कल्चर्स का एक मेल्टिंग पॉट था। हर ग्रुप भारत पर अपनी एक अलग छाप छोड़कर गया।
एक तरफ जहां उत्तर में विदेशी ताकतें आ रही थीं, वहीं दक्कन में एक पावरफुल लोकल डायनेस्टी उभर रही थी, सातवाहन। इन्होंने ना सिर्फ उस रीजन में स्टेबिलिटी लाई, बल्कि कुछ नई चीजें भी शुरू की, जैसे सीसे के सिक्के चलाना और ब्राह्मणों को जमीन दान देने की प्रथा। चलिए, अब अपना फोकस थोड़ा शिफ्ट करते हैं और चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। वहां संगम युग के दौरान एक बिल्कुल अलग और बहुत ही रिच कल्चरल और पॉलिटिकल दुनिया फल फूल रही थी। संगम युग, जो अपने शानदार साहित्य के लिए मशहूर है, उसमें 3 बड़े किंगडम्स थे, जिन्हें 3 क्राउन्स भी कहते हैं: चेर, चोल और पांड्या। चेरों का निशान था धनुष बाण, चोलों का था बाघ और पांड्यों का मछली। सबकी अपनी अपनी खासियत थी। जैसे चोल अपनी पावरफुल नेवी के लिए जाने जाते थे और पांड्य रोम के साथ अपने मोतियों के व्यापार के लिए। इनके बाद आए पल्लव, और ये तो पत्थर के जादूगर थे, समझिए। अपनी राजधानी कांचीपुरम से उन्होंने द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर की नींव रखी, और महाबलीपुरम के वो रॉक कट रथ मंदिर, वो आज भी उनकी इनक्रेडिबल आर्टिस्टिक स्किल का सबूत हैं। और हाँ, इस पूरे दौर की पॉलिटिक्स को एक चीज ने डिफाइन किया, वो थी वातापी के चालुक्यों और कांची के पल्लवों के बीच की लंबी दुश्मनी। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी, ये दक्षिण भारत पर सुप्रीमेसी के लिए एक एपिक स्ट्रगल था, जिसने उस पूरे रीजन की हिस्ट्री को शेप दिया। तो कुल मिलाकर पत्थर के औजारों से लेकर गहरे दर्शन तक, पहले शहरों से लेकर विशाल साम्राज्यों तक, प्राचीन भारत की कहानी लगातार बदलाव और ऐसे एंड्योरिंग आइडियाज की कहानी है जिनका असर आज भी हमारी जिंदगी पर है। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। सिंधु घाटी की अर्बन प्लानिंग, जैन और बौद्ध धर्म का फिलॉसफी, या फिर मौर्यों की पॉलिटिकल यूनिटी, इन तीनों में से किस एक चीज का आज की दुनिया पर सबसे गहरा, सबसे लास्टिंग इंपैक्ट पड़ा है? सोचिएगा जरूर।